अस्सलाम वालेकुम। यूरोपियन यूनियन, उसके बाद यूके और फिर अमेरिका, तीनों ने एक बयान जारी किया है कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से उन्हें तशवीश है। उससे पहले अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में जो कंपनियां जुड़ी हैं उनके ऊपर पाबंदियों का इतलाक भी किया गया। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर की जानिब से भी एक बयान आया कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर कोई समझौता नहीं होगा। तो ये हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो यूरोपियन यूनियन की स्टेटमेंट थी उसको अगर थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देखना हो कि ये बाकी दुनिया क्यों बोल रही है, दुनिया कोई फेयर वर्ड नहीं है, अपने अपने मुफादात के लिए चलती है। इसलिए अगर कभी भी ये कहना हो कि मुवाजना करना हो, तो मुवाजना करने के लिए अगर हम एक तरफ देखें कि फ़लस्तीन के अंदर वो जो नस्ल कुशी कर रहे हैं, तो उसके ऊपर यूरोपियन यूनियन, अमेरिका कितनी पोजीशन ले रहे हैं तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहाँ उनके मुफादात दूसरी तरफ है। पाकिस्तान के हवाले से तीनों ने बयान दिया और यूरोपियन यूनियन की स्टेटमेंट के अंदर बड़ा वाज़ेह एक मैसेज था कि जो पाकिस्तान को तजारत के अंदर एक खुसूसी सहूलत हासिल है, GSP+ जिसको हम बोलते हैं, GSP+ में इंसानी हकूक़ की पासदारी जो है वो भी शामिल है और पाकिस्तान ने उसके ऊपर सिग्नेचर्स किए हुए हैं। हम उसके जो वो मेंबर ममालिक हैं उनमें शामिल हैं जिन्होंने उसके ऊपर साइन किए हुए हैं। तो क्या हम उसकी वायलेशन करते हुए उस GSP+ की जो सहूलत है उससे महरूम तो नहीं हो जाएंगे? ये सबसे पहला अंदेशा दिमाग में ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि दो ऐसे आपकी डेस्टिनेशन हैं बरामदात के लिए, एक अमेरिका और दूसरा यूरोपियन यूनियन, जहाँ बेशतर हमारी टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स जा रही हैं और बाकी भी बरामदात का बड़ा हिस्सा इन दो मंडियों में जा रहा है। तो क्या हम उसकी वायलेशन में हैं और क्या सफारती महाज के ऊपर ऐसे चैलेंजेस हैं कि ये बयान सामने आ रहे हैं? तो हमारे पास आज प्रोग्राम की मेहमान शख्सियत हैं, पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा हैं एजाज़ चौधरी साहब, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं रियासत अली एजाज़ साहब और बैरिस्टर अकील मलिक साहब, दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। लेकिन एजाज़ चौधरी साहब, आपको खुशामदीद भी कहूँगा और आप ही से प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा। ये तीनों बयानात और पहले मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर पाबंदियाँ, ये आगे पीछे मामला चल रहे हैं। क्या कोई नई ऐसी डेवलपमेंट है, कोई ऐसा स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट हो रही है जो अभी हमें नज़र नहीं आ रही? क्या हो रहा है? मेरे ख्याल में ऐसा इतनी भी तशवीश नहीं है। उसकी वजह यह है कि कम से कम जौहरी प्रोग्राम के हवाले से पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर यकजहती है। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में कोई भी ऐसा शख्स है जो ये समझता है कि ये ताकत हमारे पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे दिफाई निज़ाम का ये कलीदी हिस्सा है। अगर ये हमारे पास ना होती तो खुदा जाना अब तक मोदी साहब जो हैं वो जब सर्जिकल स्ट्राइक्स जो उन्होंने 2019 में की थी, अब तक कई दर्जन कर चुके होते। इस वजह से इसके ऊपर तो कोई समझौता नहीं हो सकता। और वो एक लिहाज से ये जो उनका बयान भी है अमेरिका का, सच्ची बात है कि बिल्कुल यानी रिडिकुलस किस्म का है कि भाई आप पाकिस्तान का सारा दिफाई निज़ाम जो है वो हिंदुस्तान से जिस एक जारहियत है उसका ख़तरे से बचने के लिए है। हमारा अमेरिका पे या मगरिब में किसी भी मुल्क पे कोई किसी किस्म का वो नहीं है। मेरे ख्याल में इसमें कोई शक रहा नहीं, कभी भी हमने इसमें कोई इबहम नहीं छोड़ा। ना ही हम अमेरिका से कोई ऐसे पुर्जे लेते हैं कि हमारी जो सैंक्शंस हैं उसकी वजह से हमारी इस्तेताअत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। मैं समझता हूँ कोई एक उन्होंने अपनी ज़ाब्ते की कार्रवाई की होगी शायद। मुझे जो लगता है वो ये है कि वो एक बयानिया सा बना रहे हैं और उस बयानिए की वजह से पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर दुनिया जो है वो अमेरिका के बयान की एक किस्म की पजीराई करेगी, तो इस वजह से शकूक पैदा होते। तो पाकिस्तान के लिए अगर नैरेटिव की दुनिया में देखा जाए तो यकीनन एक अच्छी पेशरफ्त नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत इससे कम अज़ कम कोई किसी लिहाज से मुतासर नहीं होगी। हमें बहरहाल अमेरिका को एंगेज रखना चाहिए, पहले भी रखते रहे और उनको बताते रहना चाहिए कि आप खुद आके देख लें, आपको खुद इल्म है। लेकिन एजाज साहब, जो ट्रंप इंतजामिया की नई काबीना के हवाले से जो नाम सामने आए हैं, वो अगर नाम भी मैं देखूं तो वो ज़्यादातर हमें ये नज़र आता है कि वो एंटी चाइना जो एक पोजीशन है उसको उन्होंने स्ट्रेंथन किया अपनी काबीना के अंदर और प्रो इंडिया लॉबी को उन्होंने खूब मजबूत कर लिया। तो हमें एक नया सिनेरियो है जिसको फेस करना है 20 जनवरी के बाद। ये सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ना सिर्फ अमेरिका में तब्दीलियां बल्कि हमारे जो इलाका है पूरा इलाकाई तनाजुर भी बदल रहा है, खुसूसन मशरक़ वस्ता। वहाँ पे आपने देखा इसराइल बहुत मजबूत हो रहा है। और अभी मैं देख रहा था एक जगह पे कि अमेरिका में जो एक प्रोग्राम हो रहा था, टेड क्रूज में ख्याल उसमें एड्रेस कर रहे थे कि जी किस तरह हमने अब ईरान में रजीम चेंज लानी है। तो पूरा एक वो सिलसिला शुरू हो गया है। अभी पाकिस्तान पे तो उनकी तवज्जो नहीं है, लेकिन बहरहाल एक हवा हमवार की जा रही है, क्योंकि उनको ये लगता है कि शायद पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम जो है वो किसी हवाले से इसराइल के
खिलाफ इस्तेमाल हो सकता हो हमारे जो मिसाइल हैं, जबकि हमने बारहा ये वाजे किया है कि हमारा इस किस्म का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि ना हमें उधर से कोई खतरा है, ना हम उस तरफ कोई भी जाना चाहते हैं। तो ये वजाहत तो हमें मुसलसल करते रहना पड़ेगा, चाहे अमेरिका में बेशक हुकूमत नहीं आ जाए, बेशक वो ईरान के साथ दस गरीबा हो जाए, लेकिन पाकिस्तान का ये मौका मेरे ख्याल में नहीं बदलना चाहिए हमें। सर, मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर जो बयानात आए यूरोपियन यूनियन का, फिर यूके का और फिर अमेरिका का, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? तीनों के बयानात बड़े मजबूत बयान हैं और मसाइल का सबब बन सकते हैं। ह्यूमन राइट्स वायलेशन को बुनियाद बना के कल को कोई पाबंदी लगा दे, कोई जीएसपी स्टेटस विड्रॉ कर ले, तो फिर तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। 2014 का मुझे याद है, जब हमने ज़रबे अज़्ब करना था, तो उस वक्त, उसके बाद आपको पता है, जब दिसंबर 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पे जिस बेरहमी से उन्होंने बच्चों को मारा, तो हमने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया जिसमें कुछ 17 नुकात थे। उसका पहला नुक्ता ये था कि मिलिट्री कोर्ट्स बनाई जाए। तो उस वक्त मुझे याद है कि मैं भी सर्विस में था, कि दलील ये दी गई थी कि कम से कम एक केपी के इलाके में जो अदालतें थी, 95% जो लोग थे जो पकड़े जाते थे दहशतगर्द, और छूट जाते थे अदालतों से। तो एक मखसूस हालात में आपको ये काम करना पड़ता है, और यूरोपियन यूनियन को भी पता है कि आईसीसीपीआर के आर्टिकल 14 में ये बाकायदा लिखा हुआ है कि अगर नेशनल सिक्योरिटी का आपका इशू हो तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं, बशर्ते कि कुछ ट्रांसपेरेंसी हो। वो आपको पता है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट के कंसिस्टेंट होने चाहिए ये जितने भी डिसीजन हैं। तो मैं नहीं समझता कि वो इसके ऊपर को उस तरह अमल दरामद करेंगे। वैसे भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को टोटली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए सिर्फ यूरोपियन यूनियन की मार्केट पे। बहुत बार जब ट्रेड डिप्लोमेसी पे बात हो रही होती है तो लोग कहते हैं कि डाइवर्सिफाई करें, इसीलिए कहते हैं कि आप कहीं बिल्कुल डिपेंडेंट ना हो जाएं किसी एक उसके। लेकिन मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि कोई फर्क नहीं आएगा, ये पाकिस्तान अपने कौमी मफाद में कर रहा है। मैं नहीं समझता कि इससे पाकिस्तान के उसके ऊपर कोई मसाइल आएंगे। एजाज चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सब कानूनी तौर पर देखें, ये तो एक इंटरनेशनल सफारती महाज के ऊपर है, तो आपको क्या लगता है कि मिलिट्री कोर्ट्स ने जिन 25 लोगों की सज़ाओं का ऐलान किया, बाकी भी अभी लोग हैं, वो कुछ दिनों तक उसके भी ऊपर डिटेल्स आ जाएंगी, ये कंसिस्टेंट है पाकिस्तानी कवानीन और इंटरनेशनल जो कवानीन है उससे मुताबिकत रखता है? नहीं, मैं इससे बिल्कुल डिसएग्री करूंगा। उसकी रीज़न ये है किस चीज़ से डिसएग्री करते हैं? ये जो आप इनकंसिस्टेंसी की बात करते कि जो इंटरनेशनल लॉज हैं और हमारा जो यहाँ पे उससे मुताबिकत नहीं रखता। नहीं, मैं जो मिलिट्री कोर्ट में यहाँ पे ट्रायल हो रहे हैं ना, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। मिलिट्री कोर्ट्स का ही पूछ रहा हूँ जी, ये वहाँ के जो सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस उससे मैच नहीं करते। हमारे यहाँ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है। वो कैसे? मसलन के यहाँ पे हमारे यहाँ एक जनरल लॉ है और एक स्पेशल लॉ है। ये जो आर्मी का है, आर्मी एक्ट 1952 जो है ना, वो देखना ये कि उसके अंडर जो गवर्न हो रहा है, जो अंडर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट एक्ट है, उसकी जुरिस्डिक्शन वहां पे कि विद इन द पैरामीटर अगर वो कोई जुर्म करता है तो उनको वहां पे ट्राई किया जा सकता है। यहाँ पे सिचुएशन अलग से बिल्कुल डिफरेंट है। उनका ट्रायल और यहाँ का ट्रायल, उसका तरीक़ेकार का फ़र्क है। यहाँ का सिविलियन, उसका आर्मी या मिलिट्री जो कोर्ट उसमें ट्रायल क्यों नहीं हो सकता? उसकी रीज़न ये है कि ये तो उस आर्मी एक्ट के अंडर गवर्न ही नहीं करता। आपने अगर लेट्स सपोज देखे वहाँ पे ट्रायल होता है तो वहां पे पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक, इंटरनेशनल को छोड़ दें, इस तरह हम सारे देखने वाले भी कंफ्यूज हो जाएंगे, पाकिस्तानी कवानीन और आइन को सामने रखें, उसमें मिलिट्री कोर्ट्स ने जो सजाएं दी वो ठीक है, दुरुस्त है? नहीं, मैं उससे बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। सिविलियन का ट्रायल वहां नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। देखिए मलिक साहब, यहाँ पे जो काग्निजेबल ऑफेंस होता है, जैसे 780 या फलां है, तो 154 के तहत सीआरपीसी के तहत एफआईआर हो जाती है। उसके बाद फिर उसका 173 के तहत रिपोर्ट आता है, प्रोसिक्यूटर जो है वो सबमिट करता है, और फिर वहाँ पे जो जुडिशल मजिस्ट्रेट होता है, वो चाहे 302 का हो चाहे किसी भी, वो वहाँ उस कोर्ट में आता है, और वो कोर्ट अगर तो ट्रायबल बाय दैट कोर्ट है तो वो चलान या रिपोर्ट 173 अपने पास रख लेती, जिसके अंदर सारी एविडेंस होती है, गवाहान की फहरिस्त होती है, और उसके बाद अगर उसके ट्रायबल ना हो तो 190 सीआरपी से उसके तहत वो पुटअप कर देती, सेशन के पास चला जाता है, और फिर अगर सेशन ट्रायल है तो फिर जिस कोर्ट में वो रिपोर्ट जाएगी वो एविडेंस देखेगा, पहले देखेगा कि ये प्रोसीडेबल है, वो उसका चार्ज फ्रेम करेगी, और फिर गवाहान को इस्तगासा को तलब करेगी। ये तरीकेकार है। एक चीज
जो वहां पे ट्रायल होता है उसके अंदर फर्दे जुर्म ही नहीं होती, वहां पे जजमेंट ही नहीं होती, वहां पे गिल्टी और नॉन गिल्टी का कॉन्सेप्ट है। अब जो जजमेंट होती है वो रीजंस ऑफ द डिसीजन होती है। तो मैं समझता हूं जो आर्टिकल 10A है एक, तो उसके हवाले से फिर जो फेयर अपॉर्चुनिटी हम हमेशा डिमांड करते हैं, फिर चूंकि आप जिस बंदे को सजा देने के लिए जा रहे हैं आपका वहां पे एक्सेस ही नहीं पब्लिक को, कोर्ट तो वो है ना जब पब्लिक को भी एक्सेस हो, तो वहां पे कैसे ट्रायल हो रहा है, कैसे एविडेंस आई, कैसे फर्दर जुर्म लगाया, इंटायरली डिफरेंट है। ये तो कह रहे हैं कि कानून और आइन की खिलाफवर्जी हो रही है, इन्होंने 10A का भी हवाला दे, फिर आप इसको कैसे डिफेंड करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक साहब बात यह है कि इस मुल्क का आइन और कानून बाज़ाब्ता तौर पे इजाज़त देता है कि आप सिविलियंस का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में कंडक्ट कर सकते हैं। इनसे पूछ लेते हैं क्या ही अच्छा होता ये जिक्र कर देते बानी PTI ने जब अपने दौर में 25 से 29 लोगों का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किया और बड़े स्टॉन्च सपोर्टर रहे। इमरान खान के जो बयानात हैं वो तो आपकी हुकूमत ने रोका हुआ है, नहीं तो मैं चला दूं वो भी रहे हैं, चला दें, आपकी इजाजत है तो मैं कहता हूँ बिल्कुल चलाएं ताकि अवाम और कौम भी देखे। अच्छा, बयानात निकाल के रखें जी, अकील साहब अगर नोटिस आया तो खुद ही भुगतेंगे। मैं भुगतूंगा ताकि कौम को और अवाम को पता चले कि यहाँ पे ये नहीं दोहरा म्यार नहीं किया जा सकता। अब क्योंकि 9 मई में उनके अपनी लोगों की इन्वॉल्वमेंट है और फिर ये कहे कि नहीं जी ये मिलिट्री ट्रायल ये नहीं हो सकती, ये मिलिट्री अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकती, लेकिन अपने ही दौरे हुकूमत में जितने इनके वज़रा भी थे, जितने वो खुद भी थे, वो सारे यही कहते थे कि जी बिल्कुल होने चाहिए, मिलिट्री कोर्ट्स में चाहिए। मैं आपको खुद कहता हूँ, मैं अंडरटेकिंग देता हूँ, आप चलाएं वो बयान, और वो बयान चलाएं ताकि कौम भी देखे, अवाम भी देखे कि ये दोहरा म्यार नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये बात है कि आर्मी एक्ट में एक अमेंडमेंट आई, बिल्कुल मैं विद एन एक्सेप्शन, मेरे भाई हैं रियासत अली आज़ाद साहब, यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि उसके कोई एलेज किया जा रहा हो कि लीगल प्रोसेसेस फॉलो नहीं हुए। पूरा ड्यू प्रोसेस भी, पूरा फेयर ट्रायल के तमाम तर तकाज़ों को 10 और 10A दोनों आईन पाकिस्तान के तक जो है उस तकाज़ों को मलूज़ खातिर रखा गया और उनको पूरा भी किया गया। अगर किसी को प्रोसीजरल इरेगुलरिटी थी या है तो जिन लोगों को सजाएं हुई हैं जो अब जेलों में ट्रांसफ़र होंगे तो वो जाएं हाई कोर्ट रिट पिटिशन में जाएं और कहें कि जी हमारा 10 और 10A जो है आर्टिकल वायलेट हुआ है। यहाँ पे आपने बात की जो UK, US और EU की तरफ से बयानात एक यके दीगरे बात जो दे रहे हैं, मैं आपसे ये बात ज़रूर कहूँगा कि क्या सिलेक्टिव एप्लीकेबिलिटी करेंगे हम ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस की? आपने अपने इंट्रो में कहा कि जो गज़ा में नस्ल कुशी हो रही है उसके ऊपर तो कोई बात नहीं करता, जो इंडिया में माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है उसमें तो कोई बात नहीं करता। इमरान खान साहब के अपने दौरे हुकूमत में एक रेजोल्यूशन पास हुई EU पार्लियामेंट से और वहाँ पर यूरोपियन पार्लियामेंट ने कहा मिलिट्री कोर्ट्स पे बात नहीं की, मिलिट्री ट्रायल्स में जो उनके दौरे हुकूमत में हुए थे उस पर बात नहीं की। उन्होंने कहा ब्लास्फेमी लॉज और डेथ पेनल्टी। और यहाँ पे हमारे पास मुसद्दका इत्तलात मौजूद हैं। मार्च 2024 में वज़ीर इत्तलात साहब ने खुद भी ये बात कौम और अवाम के सामने रखी थी कि ऑनलाइन पिटिशन चलाई गई है PTI की तरफ से और इनकी पार्टी के लोगों की तरफ से, जो उन्होंने कहा कि EU को कि आप GSP+ स्टेटस रिवोक करें। पाकिस्तान के GSP+ स्टेटस खतरे में डालने वाले ये वही लोग हैं। हम मुज़ाकरा तो कर रहे हैं। बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब भी और माजिद निज़ामी साहब भी हमारे साथ हैं, उन दोनों को भी प्रोग्राम में शामिल करूँगा। अभी वापस आता हूँ। बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, आप फरमाइएगा, ये मिलिट्री ट्रायल वाला मामला जो है इंटरनेशनली अब आपका ये इशू रजिस्टर हो गया है, क्योंकि एक तरफ यूरोपियन यूनियन का बयान है और उस GSP+ का हवाला भी उन्होंने उस इंटरनेशनल कन्वेंशन का हवाला भी दे दिया कि आप इसकी वायलेशन कर रहे हैं। साथ अमेरिका का बयान आ गया, बरतानिया का बयान आ गया, तो सीरियस मैटर बनता जा रहा है। हाँ जी, बेशक देखें मिलिट्री ट्रायल का जिस तरह से अभी बैरिस्टर साहब बात कर रहे थे जी, फेयर अपॉर्चुनिटी दी है सारा कुछ, इन्हें काइंडली ये कह दें जो 25 बंदों को सज़ा हुई है उनकी जजमेंट की कॉपी इनके पास है या किसी को प्रोवाइड की गई है। देखें फेयरनेस इतनी ज़्यादा है कि ISPR की प्रेस रिलीज़ से पता चलता है कि 25 लोगों को मुख्तलिफ क्वांटम की सज़ाएँ हो गई, किसी को 10 साल, किसी को 9 साल, 7 साल, किसी को पता ही नहीं ट्रायल कब हुआ। तो फेयरनेस किस बात की? देखें जो पहले ट्रायल हुए, देखें ऑलरेडी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई गई, जो आप APS के वाक़े के बाद जिस चीज़ का जिक्र कर रहे थे उसमें बाकायदा सनसेट क्लॉज मौजूद थी, ठीक है, उसके तहत वो ट्रायल हुए और ख़त्म हो गए। इस वक्त तो मौजूदा कोई ऐसा फ्रेमवर्क ही मौजूद नहीं है और प्योरली सिविलियंस को आप उस चीज़ में ट्रायल कर दें जब आपकी नॉर्मल कोर्ट्स मौजूद हैं, आपकी एंटी टेररिज्म कोर्ट्स मौजूद हैं जो कि फंक्शनल कोर्ट्स हैं। आप अपने निज़ाम अदल पे क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं कि आपकी अदालतें जस्टिस डिस्पेंस ही नहीं कर सकती। अगर इस तरह से निज़ाम चलाएंगे तो निज़ाम किधर जाएगा?
बुनियादी तौर पे देखें, जो देखने वाली बात है कि 9 मई का अगर एक इवेंट है, ठीक है, उसका प्रॉपर प्रोब करा लें, जिसकी है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फिक्स करें। आपकी कोर्ट्स मौजूद हैं, उनमें एविडेंस लाएं। उधर से क्यों आप शाय अवे कर रहे हैं? उधर आप एविडेंस ला नहीं रहे, लोग वहाँ अक्विट हुए। इधर इंटरेस्टिंगली हमारा PF एयर बेस जो मियाँ वाली का था, उसका फुल फ्लेज ट्रायल चला, एक भी अक्यूज़ उसमें सज़ा नहीं हुआ, और उसी में 2 लोग जो लेके गए थे मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ, उन्हें 10-10 साल सज़ा दे दी। अब एक ही सेट ऑफ एविडेंस है, ये किस तरह से हो गया कि उधर जो है ना उनको सज़ा हो गई जबकि इधर सारे बरी हो गए? तो मतलब ये पूरे प्रोसेस पे जो है ना बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जो कोई देख भी नहीं रहा। और देखें, हम खुद मौका प्रोवाइड कर रहे हैं कि बाहर की कुव्वतों को कि वो आपके निज़ाम अदल पे सवाल उठाएं। और कल को देखें, यही निज़ाम अदल है जिसने बेसिकली कुलभूषण तक को सज़ा दी हुई है। तो आप डीपर रिपरकशन उसकी सोच ही नहीं रहे, आप खाली बुग़्ज़ इमरान खान में पूरे निज़ाम की ऐसी की तैसी फेर रहे हैं और बिल्कुल खामोश हैं। माजिद, आप क्या कहेंगे? ये इंटरनेशनल जो स्टेटमेंट्स हैं उनको भी सामने रखें और डोमेस्टिक सिचुएशन को भी सामने रखें, हम किस तरफ चल रहे हैं? जी, मुझे तो ऐसे लगता है कि जो बैनुल-अक़वामी राय है उस हवाले से जो तशवीश के मामलात हैं उन्हें इतनी संजीदगी से फ़िलहाल नहीं लिया जा सकता। उसकी वजह यह है कि इन बयानात में और अमली हिकमत अमली में या सूरत हाल में ख़ासा फ़र्क होता है, और उस हद तक जाने के लिए मुल्क और रियासतें आपस में पहले कहीं ना कहीं बातचीत ज़रूर करते हैं। तो इसलिए जहाँ तक अंदरूनी मामले का ताल्लुक़ है तो इसमें ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से भी इस चीज़ को पॉइंट आउट किया गया था कि सिर्फ़ इस बुनियाद के ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास एक अदालती निज़ाम के अंदर वो ताकत या वो रफ्तार मौजूद नहीं है जिसकी बुनियाद पे आप अपने फ़ैसले करना चाह रहे हैं। अभी यहाँ पर 2014 में APS हमले की बात हुई थी, और नेशनल एक्शन प्लान का जो पॉइंट है मिलिट्री कोर्ट्स का, मेरा ख़्याल है रियासत शिकवे शिकायत करते हुए अच्छे नहीं लगती। उसकी वजह ये कि उनके पास कानून साजी का, शफाफियत को बेहतर बनाने का ऑप्शन मौजूद होता है। तो क्या रियासत से ये सवाल किया जा सकता है कि 10 साल के अरसे में ऐसी इस्लाहात क्यों नहीं की गई कि जिससे अदालतें बेहतर तरीके से काम कर सकें, या रियासत को अदालतों से जो शिकवे हैं वो दूर हो सकें? आज 10 साल के बाद भी अगर हम इसी बुनियाद पर ये फ़ैसले कबूल करना चाहते हैं कि चूँकि बाकी अदालती निज़ाम में एक मसला है तो यहाँ से हमें एक स्पीडी ट्रायल का ऑप्शन मिल जाता है, तो फिर तो मामला आगे नहीं बढ़ सकता। तो हुकूमत की जानिब से इस तरह के शिकवे शिकायत से बेहतर यही है कि कोई अमली इक़दामात किए जाएँ कि जिससे मौजूदा अदालती निज़ाम पर हुकूमत का एतमाद बढ़े। अवाम तो पहले ही इस चक्की में पिस रही थी, मुकदमात की सुस्त रवी हो, अदालती मामलात के अंदर परेशानी हो, लेकिन जब रियासत को ख़ुद 9 मई के बाद इसका सामना करना पड़ा है तो उसके बाद उन्हें समझ आया है कि वाकई अदालती निज़ाम के अंदर को मसाइल हैं जिसकी वजह से सज़ाएँ नहीं हो सकती। तो मुझे ये लगता है कि अगर हुकूमत ये चाहती है तो उन्हें कानून साजी के ज़रिए शफाफियत को आगे लाना चाहिए। शॉर्ट टर्म मेजर्स मेरा ख्याल है इसका हल नहीं है। अच्छा, जब 2014 में ये आईनी तरमीम की गई थी, अकील साहब पहले आप ही जवाब दे दें, फिर मैं रियासत साहब से भी पूछूंगा, वो जेट ब्लैक टेररिस्ट की हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी कि उनसे लोग इतने खौफजदा थे कि अदालतों में बैठा हुआ जज उनको सज़ा नहीं सुना सकता, इसलिए मजबूरी है, वो ख़ुद कुछ बम्बार हैं, दहशतगर्द हैं, TTP हैं, कोई और जंगजू ग्रुप है, तो उनको इसी तरीके से मिलिट्री कोर्ट में हम सज़ा दे सकते हैं। दुनिया ने भी माना, क्योंकि रोज़ाना पाकिस्तान में 80-90 हज़ार तो हमने लोग शहीद करवाए थे। तो अब हम क्या जस्टिफिकेशन देंगे? अब तो एक पॉलिटिकल मूव थी, चाहे जितनी भी नापसंदीदा हो उसको आप कंडेम कर लें, लेकिन बहरहाल उसको आप जेट ब्लैक टेररिस्ट से तशबीह तो नहीं देंगे। नहीं, ये बिल्कुल कुछ हद तक मैं इस बात का इत्तेफाक माजिद निज़ामी साहब की बात से करता हूँ, लेकिन मैं फिर ये भी मेरे पे फ़र्ज़ है कि मैं याद कराऊँ, थोड़ी याद दहानी कराऊँ कि अदालती निज़ाम के ऊपर जो इतने सवालात उठा रहे हैं, हमने तो हाल में उसकी बेहतरी के लिए 26वीं आईनी तरमीम ज़रूर की, लेकिन लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि क्या ही बेहतर होता उस टाइम की अदालतों को पानामा, इकामा और कैलिबरी से अगर मसरूफियत से निकल जाते तो फिर अदालती निज़ाम में ख़ुद अपने देखें ना, एक इदारा है, उस इदारे ने अपने अंदर भी बेहतरी लानी है, लेकिन उस टाइम तो उनका सिर्फ फोकस पानामा, इकामा और कैलिबरी ही था। ये नहीं हो सकता कि आप फिर टेररिस्ट को रीसेटलमेंट के नाम पे निकालें और फिर ज़रबे अज़्ब को भी ऊपर पानी फेर दें, रद्दुल फसाद पे भी पानी फेर दें। जो जेट ब्लैक टेररिस्ट की आपने बात की, ये APS का अफसोसनाक वाक़या था, उसके बाद ये तमाम मामलात हुए और फिर इतनी छूट मिल गई कि 9 मई जैसा वाक़या भी हो गया
और एक कोऑर्डिनेटेड, एक बड़ा प्रिसिजन के साथ केयरफुली प्लान्ड तमाम तर मामला चला कि 200 से ज़ायद फौजी तनसीबात या हसास जगहों पे आपने जाके हमले कर दिए, आपने शहदा की मुजस्मों को मस्मार भी किया। ये ओवरनाइट तो नहीं हो सकता, ये इसमें भी थोड़ी देखने की ज़रूरत है। कौन था उसके पीछे? लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सारे ही जानते हैं। मैं तो आपको जानता हूँ, आप थे पीछे। नहीं, मुझे कतन अल्लाह माफ़ करे, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि अपने मुल्क के कौन था 9 मई के पीछे प्लानर? कौन था 9 मई के पीछे? जो प्लानर हैं वो आपके सामने हैं। आप दोनों में जिन्होंने केयरफुली इसको क्यूरेट किया। किसने? जिसने केयरफुली इसको प्लान किया, जिसने केयरफुली इसको इन्विजिज किया। और वो एक शख्स नहीं, एक से ज़ायद शख्स भी हो सकते हैं। जो लोग तो इन्वॉल्व थे, जिन लोगों को पकड़ा गया, जिनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ और अब ATC में भी जिनके ट्रायल्स हो रहे हैं, लेकिन जो मेन मास्टरमाइंड है, कौन है? मास्टरमाइंड इमरान खान है। इमरान खान ने प्लान। और उसके 9 मई को आपने पकड़ा हुआ था, आपकी हिरासत में थे। बात हिरासत की नहीं है, बात यह है कि अगर आपने एक पहले से प्लान हैच किया हो और एक पहले से प्लानिंग की हो और पहले से आपने कहा हो, आपने भी ऑडियो सुनी, आपने भी मुराद सईद की ऑडियो नहीं है क्या उसमें जो कह रहा है कि आपने किसी का इंतजार नहीं करना, आपने किसी के बारे में, आपने जो जगह तय हैं वहां पे आपने पहुंचना है। बताइए रियासत। सर मैं अर्ज करता हूं कि देखें यहाँ पे गुलैल के ऊपर भी 788 की FIRs हुई हैं, 395 की FIRs हुई हैं। मुझे ये बता दें मेरे भाई, मेरे बड़े रिस्पेक्टेड मेरे कुलीग हैं, पेटी भाई हैं मेरे, मुझे ये बता दें कि जो मुलजमान वहाँ पे मिलिट्री कोर्ट के अंदर जिनका ट्रायल हुआ, अंडर व्हाट सेक्शन दे हैव बीन चार्ज्ड, मुझे चार्ज शीट दे दें, नंबर 1। दूसरी बात, लॉ ये कहता है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फेयर ट्रायल होना चाहिए, ये लॉ कहता है। जब इन्वेस्टिगेटिंग एंड कंप्लेनेंट वुड बी दी सेम पर्सन, क्या आप कह सकते हैं कि देयर वुड बी अ डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस? फिर अगली बात मैं ये कहता हूं कि इन मिलिट्री ट्रायल वाले जो सिविलियन हैं उनके हवाले से मैं फेयर ट्रायल और फेयर इन्वेस्टिगेशन के हवाले से एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि वहां पे कंप्लेनेंट कौन है? आर्मी। वहां पे इन्वेस्टिगेट किसने किया? आर्मी। वहां पे जज कौन है? आर्मी के हैं। तो यहाँ पे जो फेयर इन्वेस्टिगेशन एंड फेयर राइट ऑफ ट्रायल जो है ना वो मिसिंग है, आर्टिकल 10 में मिसिंग है। और फिर मुझे बताएं कि जब वो ऑर्डर हो गया उनको कन्विक्शन का, तो मुझे जजमेंट दिखा दें व्हाट सेक्शन उनको ये सजा हुई, चूंकि ला ये कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको कैसे इजाजत दी कि आप सुनाएं? उन्होंने सुना दी ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इजाजत कैसे दी? वो केस अभी पेंडिंग है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने दिया ना, जिसकी हमने मुखालफत की 26वीं तरमीम में। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने क्या कहा? उसकी मुखालफत इसीलिए की। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का ऑर्डर क्या था कि आप सजाएं सुना दें? सजाएं सुना दें। तो कैसे इजाजत दी? मतलब जजमेंट सुना दे, सजाएं नहीं, जजमेंट सुना दे। किस कानून के तहत इजाजत दी? उन्होंने दे दी ना। फिर वही बात मलिक साहब भाई, हमने तो 26वीं तरमीम को भी अपोज किया, हमने तो इस बेंच को भी अपोज किया, इसीलिए कि यहां पे वो जो चीजें आइन और कानून है उससे मुतसादम आ रही हैं। अब मुझे बताएं, जो जजमेंट है, जजमेंट के अंदर लिखा जाता है कि रीजंस ऑफ द डिसीजन। इनकी कन्विक्शन में तो सिर्फ ये लिखा जाता है कि कन्विक्टेड मतलब गिल्टी और नॉन गिल्टी। अब वो किस चीज को आप जाके आप चैलेंज करेंगे, इसकी अपील जो होगी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास होगी, फिर उसके फैसले के खिलाफ आप हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट में सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ देखा जाता है, यानी कोरम नॉन जुडिस, या दूसरा ये होगा जी कोई ज्यूरिसडिक्शनल एरर है, या मिस कैरेज ऑफ जस्टिस है, या आर्टिकल 10A को फॉलो नहीं किया गया, या उसके अंदर जो डेंट है उस ट्रायल के अंदर, जैसे पूरे का पूरा प्रोसेस जो है विशिएट हो जाता है, उसके अंदर डी नोवो ट्रायल की जरूरत पड़ती। ऐसा कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो वो रिवर्स होगा। अदरवाइज देखें, आपने पेशावर में कितने लोगों को सजाएं दी थी, और पेशावर हाई कोर्ट ने उन तमाम टेररिस्ट को एक्विट कर दिया था हाई कोर्ट में। अल्टीमेटली जाएगा तो हाई कोर्ट में, और अगर वहां से अपील होता है तो फिर 185 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ब्रेक ले लीजिए, हमारे साथ रहिए। बहुत सारे मसाइल पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनका हल जो है वो सियासी बातचीत से निकल सकता है, जिसमें ये थॉर्नी इशू जिसको भी हम डिस्कस कर रहे थे मिलिट्री कोर्ट्स वाला, इसका भी हल निकल सकता है। ये भी ऐसा मसला नहीं है कि ये बातचीत की मेज़ पे बैठें तो इसको हल करके ना उठ सकें, इसका रास्ता यकीनन निकाल सकते हैं, लेकिन बातचीत आगे बढ़ेगी कैसे? अभी सिर्फ उम्मीद अफजा बयानात की हद तक तो हमारे पास कुछ आ रहा है। अमली तौर पर ये 2 जनवरी को बैठेंगे और फिर क्या पेशरफ्त होगी उससे पता चलेगा। प्राइम मिनिस्टर ने आज इस हवाले से क्या कहा, देखिएगा।
कल हमारी पहली मीटिंग भी हो गई है पीटीआई के साथ। 2 जनवरी को उसका अगला सेशन है। कौमी मफाद का तकाजा ये है कि हम अपने ज़ाती मफादात को कौमी मफादात के ताबे करें। ये हमारे सामने होना चाहिए हदफ, और इसको सामने रखकर अगर ये गुफ्तगू शुनीद होगी तो यकीनन उससे मैं समझता हूँ कि मुल्क के अंदर एक सुकून आएगा, मुल्क के अंदर एक कौमी यकजहती जिसकी यकीनन बहुत ज़रूरत है उसको फ़रोग़ मिलेगा। ताली दोनों हाथों से बजती है और मुझे उम्मीद है कि दोनों पार्टियां पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में पाकिस्तान को अमन और इस्तेहकाम देंगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले एक टाइम फ्रेम चाहते हैं। ये 24 नवंबर से पहले भी जो मोहसिन नकवी के साथ इनकी बातचीत चल रही थी 1-2 लोगों की, तो वहाँ पे भी मुतालबा तहरीक इंसाफ की तरफ से बड़ा वाज़ेह था। जब ये कहते हैं कि सियासी कैदियों को रिहा करें तो उसमें सर फहरिस्त नाम इमरान खान का है। बैरिस्टर गौहर ने आज उस टाइम फ्रेम के हवाले से भी बात की है, दिखाइए। खान साहब ने कहा अच्छी बात है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। उस टाइम फ्रेम के अंदर इसमें कोई पेशरफ्त होनी चाहिए। जल्द से जल्द जितने भी हमारे मुतालिबात हैं, 2 मेजर मुतालिबात हैं और बड़े जायज़ मुतालिबात हैं, उस पर कोई पेशरफ्त होनी चाहिए। आगे दौर के लिए देखो हम अपना इंशाल्लाह चार्टर ऑफ डिमांड जो हमारे मुतालिबात है वो रखेंगे हुकूमत के सामने, कमेटी के सामने हम उनको रखेंगे और इस पर आगे की बढ़ेंगे। कोशिश करनी चाहिए कि अब एक सारे मसाइल का एक हल ज़रूर निकल आए। उमैर नियाज़ी साहब, टाइम फ्रेम क्या जहन में है तहरीक इंसाफ के? 2 जनवरी को बैठेंगे तो कितनी देर में? 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते? कोई जहन में आपके है ऐसी चीज़ें? किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? ये तो जी इतना कोई डिटेल पेचीदा मसला नहीं है। ये तो डे टू डे बैठे हैं तो चीज़ें हल हो सकती हैं। जो बेसिकली तहरीक इंसाफ के ज़हन में चल रही है कि शायद डिले करके जैसा 26 नवंबर वाले इशू पे शायद जो है ना एक किस्म का पानी फेंकने की कोशिश की जा रही है, उसको बैकग्राउंड में किसी तरह से छुपाने की कोशिश की जा रही है। तो वो चीज़ को नहीं होने देंगे। बुनियादी तौर पे तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का नाहक खून बहा है, उस इशू को एजिटेट करते रहेंगे। साथ ही साथ ये टॉक्स की बात है, देखें एजेंडा खान साहब ने वाज़ेह कर दिया है। अब देखें चार्टर ऑफ डिमांड चलें पेश करना है, मगर ये दिन है, हुकूमत को भी पता है कि पीटीआई किन डिमांड्स के साथ सामने आएगी, तो वो अपनी वर्किंग करें और जल्द से जल्द इस इशू को रिजॉल्व होना चाहिए। क्योंकि जब तक ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ नहीं मूव कर सकते। छोटी छोटी मैक्रो चेंजेस आप दिखाते रहें कि ये अशारिये इस तरह से हो गए, मगर आपको पता है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली इस वक्त बड़े डीप क्वेगमायर में है और अगर उससे निकालना है तो तमाम सियासी क़ुव्वतों को एक तरफ देखना पड़ेगा और उस एक समत में चलेंगे तभी मुल्क इस बुरहान से निकल सकता है। जब आपकी बात हुई हुकूमत के लोगों से तो आपको लगता है कि दूसरी तरफ वो विलिंगनेस मौजूद है, उतना उनके पास मैंडेट मौजूद है? हुकूमत से भी पूछना पड़ेगा कि उनके पास मैंडेट है कि इस्टेब्लिशमेंट से कल कोई नाराज़गी का ख़तरा वो मोल ले लेंगे कि 4-6 हफ्तों में एग्रीमेंट कर लें तहरीक इंसाफ से? देखें ये तो अभी देखें जब कमेटी बनी तश्कील हुई उससे 1 हफ़्ता पहले की इनकी स्टेटमेंट उठा लें तो उस वक्त तो तमाम सीनियर लीडरशिप मॉक कर रही थी पीटीआई को कि जी इनसे बात कौन करना चाहता है, मगर सडनली आपने देखा मूड का चेंज था, ये टेबल पर बैठे बात हो रही और अभी भी इन्हें मूड में चेंज लाना पड़ेगा। देखें ना आज भी बैरिस्टर साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने जो है ना कह दिया कि जी 9 मई के आर्किटेक्ट इमरान खान है। देखिए अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो प्रोग्रेस किस तरह से करेंगे? देखिए एक चीज़ साबित ही नहीं हुई। देखिए आप साबित करें, हम बुनियादी तौर पे आपको कह रहे हैं कि 25 मई को जो हुआ तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ, ठीक है, उसको किसने कराया? बेसिकली उसी शख्स ने लार्ज स्केल पे 9 मई को कराया। आप प्रॉपर इसका इंक्वायर करा लें, कमीशन बना लें, आपको आर्किटेक्ट मिल लेगा, आपको सारे पंजाब गवर्नमेंट से सारी तरतीब मिल जाएगी। देखिए ना कमीशन इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम नहीं लगाना, इसीलिए तो कह रहे हैं कि 9 मई पे और 26 नवंबर पे कमीशन बनाएं, हम अपने सबूत लाते हैं, वीडियो फुटेजेस इकट्ठी करें, जिधर जिधर कोई लैप्स हुआ है वो सामने आना चाहिए। देखें तहरीक इंसाफ ने सफ़र किया है, 9 अप्रैल तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट गई है, 9 मई तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने मारें खाई हैं, जेलें वो भुगत रहे हैं, 9 फरवरी की रात वो इलेक्शन चोरी पीटीआई का है। इन तमाम 9 तारीखों को मिला लें, इन सारों के पीछे एक ही बेनिफिशरी है और उसी की टीम ने ये सारा किया। माजिद निज़ामी साहब, ये जो पॉलिटिकल टॉक्स का प्रोसेस है इसके ऊपर लोगों की ख्वाहिश मौजूद होगी, पाकिस्तानी अवाम की बात कर रहा हूँ, कि कोई रास्ता निकल आई, अफरा तफरी ख़त्म हो जाए, सेटल डाउन हो जाए। लगता है होगा कोई मामला तय या सिर्फ अभी चंद हफ्ते के लिए कैमराज के लिए ऑप्टिक्स के लिए चीज़ें हैं, अमली तौर पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसके अंदर इस तरह की पेशीन गोई खासी मुश्किल होती है। इसके साथ साथ ये देखना भी ज़रूरी है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ दोनों को शायद इस मरहले पे एहसास हो चुका है
कि अब इस तरह से महाज आराई के ज़रिए मामलात आगे नहीं चलाए जा सकते। एक तो इमरान खान साहब में भी कुछ एक फ्रस्ट्रेशन देखने में आ रही है, जिसकी वजह यह है कि जो तरीक़ाकार वो अपनाना चाहते थे उस तरीक़ाकार से उनके मुतालबात नहीं माने गए, और इस वजह से भी तहरीक इंसाफ को अब ये समझ है कि सड़कों की बजाय मेरा ख़्याल है पार्लिमान का फ़ोरम ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरी जानिब अगर हम हुकूमत को देखें तो शहबाज शरीफ बिल्कुल तैयब उर्दगान तो है नहीं कि वो फ़तेहुल्लाह गोलन की तरह एक पूरी की पूरी मूवमेंट को क्रश कर दें, तो उन्हें भी अपनी हैसियत का कहीं ना कहीं अंदाज़ा है, और वो 4 साल आइंदा इस सारे मामले को इस तरह लटकाए रखना नहीं चाहते। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून हमेशा मुआशी इस्तेहकाम को ही अपना तुर्रा इम्तियाज़ बनाती है कि हमने मईशत के महाज पे कामयाबियाँ हासिल की हैं, और इसी की बुनियाद पे वो इलेक्शन में जाती है। तो अगर सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा और इस सब के बावजूद कि उन्हें रियासती इदारों की हमायत भी हासिल होगी, तो हुकूमत भी कहीं ना कहीं थक जाया करती है। तो इसलिए इस सूरत हाल में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बड़े बुनियादी बड़े बेसिक स्टेप्स के ज़रिए कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश ज़रूर की जाएगी, क्योंकि दोनों अब लड़ लड़ के थक चुके हैं। आज़ाद साहब, आपको लगता है वाकई कि सीरियसनेस मौजूद है? माजिद का तबसरा अच्छा है कि बस हो गई है सारों की, अब आगे रास्ता निकाल लें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निज़ामी साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखें पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये देखें आगे इलेक्शन भी लड़ने, अपनी सियासत भी लेके चलनी है, तो उन्हें भी अपनी मार्केट के लिए कुछ चीज़ें आपको मार्केट में दिखानी है जिसको आप लोगों को बेच सकें और लोगों से वोट ले सकें। तो मैं समझता हूँ कि सिचुएशन जैसे जैसे ये आगे जा रही ना एग्रीवेट हो रही, तो मैं समझता हूँ कि आल दो के इमरान खान का जो बयानिया या उसकी पॉपुलैरिटी उसमें इजाफा हो रहा है, तो ये हुकूमत को इस चीज़ का भी इदराक है कि अगर आप इसी तरह से चलते रहे तो शायद उनकी पॉपुलैरिटी में ग्राफ नीचे आए। तो मैं समझता हूँ कि मुल्क के इंटरेस्ट में भी ये बात है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ और गवर्नमेंट इनको बैठ के तो इसका हल निकालना चाहिए। जंगों का हल भी जो है वो हमेशा मुज़ाकरात से निकला है, और मैं एक चीज़ पे बिल्कुल ये कहूँगा कि कोई भी चीज़ मुज़ाकरात में मावराए आईन ना होनी चाहिए, ना हो सकती है। उसकी रीज़न है कि आज आप कोई ऐसा एक्शन लेते हैं या आप ऐसा कोई फैसला करते हैं जो आइन और कानून से मुतसादम है, तो कल के लिए वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। हम तो हमेशा ये डिमांड करते हैं कि आपके मुज़ाकरात भी विद इन दी लिमिट्स, पैरामीटर्स एंड बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड जितने लाज उसके अंदर होना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि फिर आज ये हुआ, कल को फिर दूसरा आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा, लेकिन जो आपके पॉलिटिकल इश्यूज है ना उनको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है वंस फॉर ऑल। चूँकि जब तक पॉलिटिकल इश्यूज सेटल नहीं होते आपकी ये जमहूरियत की गाड़ी उस पर नहीं चल सकती। उसके लिए बहुत सारे मसाइल हैं। चूँकि बेशर अकील साहब, ये मामला बहुत ज़्यादा आपकी रद्द-ए-अमल के ऊपर आई थिंक डिपेंड करता है। तहरीक इंसाफ जो चीज़ें चाह रही है पूरे पाकिस्तान को पता है कि वो अपने कैदियों की रिहाई चाहेगी, या वो इलेक्शन या 9 मई की या 26 नवंबर की तहकीकात का मुतालबा करती है। तो बहुत ऐसी मुश्किल चीज़ें नहीं है, शायद इमरान को छोड़ना आपके लिए मुश्किल हो, बाकी चीज़ें तो डूएबल होनी चाहिए। कमीशन बना दें, तहकीकात करें, फैक्ट फाइंडिंग हो जाए। उसमें नदीम साहब बात यह है कि 9 मई के हवाले से मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, मेरी ख्वाहिश तो हो सकती है कि कमीशन बने, लेकिन उसमें कुछ लीगल कबाहतें भी हैं, क्योंकि अब कई लोगों को सज़ा भी हो चुकी है। गो कि ये सब फेडरल हुकूमत का काम है, क्योंकि ये तो मानते नहीं थे, ये कहते थे कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट को कोई चीज़ रुकावट नहीं है। आप किसी भी अगर रुकावट नहीं है तो बिल्कुल अंडर डिस्कशन हो सकती है। और मैं यकीन करें कि मैं उमैर साहब कहेंगे, मेरे भाई हैं, मेरे कॉलीग हैं, फिर कहेंगे कि शायद ये तल्ख बात कर रहे हैं। 9 मई का जिस दिन कमीशन बन गया तो उस दिन यकीन करें इस पार्टी की लीडरशिप तो और इस पार्टी के लोग जो हैं वो कहीं मुंह दिखाने का लायक तो बहुत अच्छा हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएंगे। अब बनाएं फिर, देर क्यों कर रहे हैं? अब हमने दूसरी मीटिंग होगी, उसमें हमने बिल्कुल इनको कहा कि इन राइटिंग अपनी चार्टर ऑफ डिमांड्स दें। मैंने तो इतना सपोर्ट किया, मैंने कहा बिल्कुल इस कमेटी की रसाई होनी चाहिए अडयाला तक, और वहां पे जाके एक्चुअल जो डिमांड्स हैं, जो असल डिमांड है वो पता होनी चाहिए, ताकि इन राइटिंग हमें डिमांड 2 तारीख को दी जाए, बताया जाए कि ये इनका एजेंडा है। जो चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं वो सामने आए, आवाम के सामने भी आए, कौम के सामने भी आए, लोग देखें कि असल में ये चाह कह रहे हैं, मांग कह रहे हैं। अच्छी बात है, मुज़ाकरात इसी तरह होता है कि मुज़ाकरात ही से मामला हल होते हैं। हम तो 10 महीने से ये मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं जी। आप कहते हैं नहीं ये है,
दरमियान में कहीं एग्रीमेंट हो जाता है। मैं यही कह रहा हूं कि हमारी स्टेटस इसी चीज का नाम है, हमारी स्टेटेड पोजीशन है, इनकी भी स्टेटेड पोजीशन है। हम लोगों को वील हैव टू मीट हाफ वे, हमें कहीं ना कहीं जो है अपनी स्टेटेड पोजीशन से आगे पीछे होकर कहीं दरमियाना रास्ता अख्तियार करके पाकिस्तान की खातिर, ना कि अपनी सियासी जमातों की खातिर या किसी और चीज़ की खातिर, हम पाकिस्तान कमेटी को इजाज़त दे रहे हैं जाए और इमरान खान से एक मीटिंग कर ले। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि मैंने तो सपोर्ट भी किया और इस हफ्ते में इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि ये जाएँ, मुलाकात करें, चार्टर ऑफ डिमांड्स जो इन राइटिंग हमें देनी है 2 तारीख को, उससे पहले वहाँ से पूछ के असल मामला क्या है और चाहते क्या हैं, क्योंकि ये बिल्ली थैले से बाहर आनी चाहिए कि असल डिमांड्स क्या होंगी। बैरिस्टर साहब, इमरान खान की रिहाई का मुतालबा तो होगा ही, उसके अंदर बाकी चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो अभी अननोन है। ये बैरिस्टर अकील साहब ने 2-3 दफ़ा बात दोहराई है कि असल मुतालबा क्या है। देखें, अगर टॉक्स में सीरियसनेस आई तो चीज़ें देखें मुल्क के लिए बहुत मुस्बत भी उसमें डिस्कस हो सकती हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी। देखें, जमहूरियत मजबूत ही तब होती है जब पॉलिटिकल पार्टीज़ डायलॉग में बैठती हैं। और देखें, सबसे जो इसकी इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या है कि पार्लियामेंट का फ्लोर इस्तेमाल हो रहा है। ये कोई टॉक्स ना लंदन में हो रही हैं, ना किसी बैरिक्स में हो रही हैं, ना किसी और जगह छुप के हो रही हैं, ये ओपन हो रही हैं और डेमोक्रेटिक फोर्सेस कर रही हैं। तो इसमें कोई भी एजेंडा अगर साथ साथ आता जाएगा तो वो वेल एंड गुड, और उस चीज़ पे जो है ना बहुत सारे जो है ना कदगनें दूर हो सकेंगी। और देखें, दूसरा जो आप स्टेटेड पोजीशन की बात कर रहे थे ना, एक और चीज़ इसमें देखें कि देखें एक मेजर पॉलिसी डिपार्चर की है। देखें, हम अपनी स्टेटेड पोजीशन से हटे हुए हैं। हटे हुए क्या है, अगर डे 1 से स्टार्ट हुआ था 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद हमारी स्टेटेड पोजीशन थी नून लीग, पीपल्स पार्टी, MKM से नहीं बात करना। आज अगर हम टेबल पर बैठ गए हैं तो हमने कुछ डिपार्चर तो किया है, तो अब इन्हें भी चाहिए कि ये कुछ मूव करें और चीज़ों को बेहतर तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश करें। माजिद, ये जो डायलॉग वाला प्रोसेस है, क्या इसके नतीजे में इमरान के लिए आप कोई नरमी, कोई रायत आइंदा 1-2 महीनों के अंदर देखते हैं? जी, इमरान खान साहब के हवाले से जो रियायतें हैं वो तो शायद इन मुज़ाकरात का आखिरी हिस्सा हो सकती हैं। मुझे पहला हिस्सा वो नहीं लगती। उसकी वजह ये है कि वहाँ तक जाने के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जो सबसे खुशाइंद बात यह है कि अगर पार्लियामान के अंदर इस तरह का कोई मुआहदा होता है कि जिसमें बवसातत सरदार अय्याज सादिक लिखा होगा, बवसातत जनरल फैज़ हमीद नहीं लिखा होगा, तो मेरा ख्याल है ये जमहूरियत की सबसे बड़ी फतह होगी। और इसी वजह से सियासी जमातों बहुत अच्छी मिसाल दी आपने, तमाम इत्तेहादियों को भी मेरा ख्याल है धरने में जनरल फैज़ हमीद से साइन करवाए गए थे, आपने दुरुस्त मिसाल दी है। तो इस वजह से अगर पार्लियामान का फोरम इस चीज़ को टैकल करने में कामयाब होता है, जिसके आखिरी मरहले में इमरान खान साहब के लिए कुछ रियायतें भी हो जाती हैं, तो मेरा ख्याल है इसमें कोई मज़ायका नहीं। क्योंकि हमारे सामने ये मिसालें हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जब रियासती इदारों के साथ उनकी कुछ ना कुछ सलाम दुआ बेहतर हुई थी तो नैब के रवैये भी नरम हो गए थे, प्रोसिक्यूशन भी जो है उसका रवैया बदल गया था। तो इसलिए ये जो कहा जाता है कि ये अदालती मामलात हैं, बदकिस्मती से यहाँ पे इतनी शफाफियत नहीं है, कई और फैक्टर्स भी होते हैं। तो जब ये मामलात इस हद तक पहुँच जाएंगे। लेकिन माजिद, एक नवाज़ शरीफ साहब का आपने नाम लिया, तो नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर एक वक्त वो भी था जब अटक किले से उन्हें यहाँ से जद्दा रवाना किया गया था, तो क्या उस तरह का भी कोई मामला आ सकता है सामने? अभी तक के हालात में ऐसा होता नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि दोनों अतराफ़ से इस तरह की चीज़ों के लिए कोई रजामंदी होना ज़रूरी है। तो जब रजामंदी नहीं होगी तो फिर इन चीज़ों का मेरा ख्याल है कि रद्द-ए-अमल ज़्यादा होता है और वो मनफी होता है। और इस वक्त मेरा ख्याल है इमरान खान, एक लास्ट मिनट है अकील साहब, आपसे पूछ लो, कोई इमरान के लिए भी नरमी के लिए तैयार है? देखिए, आखिरकार पॉलिटिकल केसेस हैं, ये जहन में रखना पड़ेगा, आप जो मर्जी कहते हैं, लेकिन पॉलिटिकल केसेस हैं। देखें, पॉलिटिकल केसेस वो थे जो पानामा से फिर इकामा और कैलिब्री में जिस तरह जिक्र कर चुका हूँ, 190 मिलियन पाउंड तो पॉलिटिकल केस नहीं है ना। आपकी नैब लॉ के ऊपर अमेंडमेंट जो पास की है आप ये देखें कि एक शख्स अपने मुंह से एतराफ़ कर रहा है, वो ये कहता है कि मैंने काबीना से अप्रूवल लिया, यही तो आपने नैब लॉ अमेंड कर दिया, या उसकी काबीना के लोग झूठ बोल रहे हैं, तो या वो खुद गलत बयानी कर रहा है। क्योंकि ज़मीन एग्जिस्ट करती है, ट्रस्ट एग्जिस्ट करती है, वो वहाँ पे अल-कादिर यूनिवर्सिटी जो बनाने की वो जो उन्होंने किया तमाम तर मामला वो एग्जिस्ट करती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक लाइन में कुछ कह सकते हैं, बल्गेरी की जूलरी एग्जिस्ट करती है, घड़ी एग्जिस्ट करती है। अब ये बता दें ये पॉलिटिकल केसेस हैं या नहीं? रॉन्गफुल लॉस, रॉन्गफुल गेन, क्या इस केस के अंदर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को बेल देते हुए कहते हैं उनमें से एक इंग्रेडिएंट भी इस केस में मेड आउट होता है? नहीं होता। देखें, जो बेनिफिट है, वेदर फाइनेंशियल बेनिफिट इज डायरेक्टली गेन्ड और इनडायरेक्टली गेन्ड, क्या वो ट्रस्ट होल्ड के नाम ट्रांसफर हो सकता है इन केस ऑफ डेथ? वो खुद थे, नहीं हो सकता।
दूसरा बताएं क्या उन्होंने गेन किया, क्या उनके अकाउंट में गया, क्या उनके तलबा की फीसें उनको जाती हैं, ये सारी चीजें इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बेल केस में डिसाइड कर दी हैं। और इसी के ऊपर ये फैसला अगर इनको ये आता है, इमरान खान ने काम अच्छा नहीं किया हुआ, लेकिन इन्होंने नैब लॉ अमेंड करके भी अच्छा काम नहीं किया हुआ है ना। लेकिन मैं तो लॉ की बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दी है। रियासत अली आज़ाद साहब, बैरिस्टर अकील मलिक साहब और इसके अलावा माजिद निज़ामी साहब और बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब का बहुत शुक्रिया। आज के इतना इजाज़त दीजिए।